2 दिसंबर 2019 को मुंबई के महिम बीच पर हर दिन की तरह लोग टहल रहे थे कि तभी अचानक से एक व्यक्ति की नज़र समुद्र की उन लहरों की तरफ पड़ी जहां एक सूटकेस पड़ा हुआ था। सूटकेस को देखते ही उस व्यक्ति को लगा कि शायद उसमें कोई कीमती चीज़ हो सकती है और इसलिए वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचा तो सूटकेस के पास जाते ही उस व्यक्ति को बहुत अजीब सी और गंदी बदबू आने लगी और जिससे वो तुरंत समझ गया कि इस सूटकेस में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वह व्यक्ति तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और सारी बात पुलिस को बताता है। फिर कुछ समय बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और इसके बाद उस सूटकेस को खोलकर देखा जाता है। लेकिन जैसे ही सूटकेस को खोला गया वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उन लोगों ने उससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक इंसान का प्राइवेट पार्ट था, उसके साथ ही एक कटा हुआ हाथ और एक पैर भी मौजूद था। और ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये सब देखने के बाद तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सूटकेस समुद्र की लहरों से बहता हुआ वहाँ किनारे पर आया था, जिसकी ना तो कोई पहचान थी और ना कोई सुराग। इसी कारण पुलिस वालों के लिए यह केस एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। आखिरकार ये कैसे पता लगाया जाए कि ये व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का ये हश्र किसने किया और क्यों किया। लेकिन फिर जिस तरीके से पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करते हैं कि ये वाकई काबिले तारीफ़ है। और जैसा कि पुलिस वालों ने उस सूटकेस को खोलकर देखा था तो उसमें एक हाथ, एक पैर और पॉलीथीन में लिपटा हुआ प्राइवेट पार्ट था। लेकिन सिर्फ इन चीज़ों से मृतक की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। मगर उस सूटकेस में मात्र एक ऐसी चीज़ होती है जो इस पूरे केस को ही सॉल्व कर देती है। उस सूटकेस में कुछ कपड़े भी थे और वो कपड़े सिर्फ इसलिए और इस तरीके से रखे गए थे ताकि उन अंगों से निकलने वाला खून उन्हीं में सिमट जाए और सूटकेस के बाहर ना निकले। इसके बाद जब उन कपड़ों की तलाशी ली गई तो उनमें भी कुछ खास नहीं मिलता। उन कपड़ों में एक पैंट, टी शर्ट और एक शर्ट थी। इसके बाद पुलिस वाले कुछ मछुआरों को बुलाकर उनसे कहते हैं कि तुमको इसके अंदर जाकर ऐसे ही किसी सूटकेस को तलाश करना है या फिर ऐसा कोई बैग भी हो सकता है। और ऐसा ये इसलिए किया जा रहा था कि हो सकता है कि यहीं कहीं आसपास ही उस व्यक्ति के बाकी के बॉडी पार्ट्स भी मिल जाएं। लेकिन बहुत मशक्क़त करने के बाद भी उन मछुआरों के हाथ कुछ नहीं लगता और इसके बाद पुलिस उस सूटकेस को हॉस्पिटल भेज देती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये घटना कब घटी थी। उन पार्ट्स की जांच करने के बाद पता चलता है कि ये घटना तो 5 दिन पहले ही घटी है, यानी कि ये सूटकेस 2 दिसंबर 2019 को मिला था और इसका मतलब था कि ये घटना 26 या 27 नवंबर को घटी थी। और साथ ही जांच के समय उनके हाथ के फिंगरप्रिंट को भी निकाल लिया जाता है, जिसके फिंगरप्रिंट को क्रिमिनल के रिकॉर्ड से मैच करवाया जाना है। फिर पुलिस को कुछ हाथ तो लगता नहीं, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर अभी तक तो क्रिमिनल के रिकॉर्ड ही रखे जाते हैं और आम लोगों के रिकॉर्ड रख पाना अब तक तो संभव नहीं है। जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों में आम नागरिकों के भी डीएनए और फिंगरप्रिंट तक के डेटा को रखा जाता है। खैर, अभी तक तो पुलिस वालों के हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा था जिससे कि इस केस की गुत्थी को सुलझाया जा सके। इसलिए ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। सबसे पहले सूटकेस को अच्छी तरीके से तलाशा जाता है और हर एक चीज़ की बारीकी से जांच की जाती है, क्योंकि सूटकेस के अलावा पुलिस के पास कोई सुराग या सबूत नहीं था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस सूटकेस में कुछ कपड़े थे और उन कपड़ों में सब रेडीमेड थे, लेकिन एक शर्ट ऐसी थी जो सिलवाई गई थी और उस शर्ट पर एक टैग भी लगा हुआ था जिस पर लिखा था एल्मोस्ट वेयर। और यही टैग इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम एलएम मेंस वेयर के यहाँ पर जाती है, पता लगाती है कि आखिर ये शॉप है कहाँ। और फिर थोड़ी ही जांच पड़ताल के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये शॉप तो मुंबई के कुर्ला पश्चिम बेलगामी रोड पर है।
इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम बिना किसी देरी के उस शॉप पर पहुंच जाती है और फिर पुलिस उन्हें वो शर्ट दिखाकर उनसे पूछती है कि क्या ये शर्ट आपने सिली है, क्योंकि टैग तो इस पर आपके शॉप का ही लगा हुआ है। तो उसके बाद उस शॉप पर काम करने वाले टेलर ने कहा कि ये टैग तो हमारी शॉप का है और अगर ये शर्ट हमारी शॉप पर सिली होगी तो इसका रिकॉर्ड भी हमारे पास ज़रूर होगा। इसके बाद उस टेलर ने एक बहुत बड़ी लिस्ट बुक निकाली जिसमें वो हर एक कस्टमर के कपड़े के सैंपल के साथ उसका नाम लिखता था और कुछ देर ढूंढने के बाद पुलिस द्वारा दिखाई गई उस शर्ट से मैच होने वाला एक कपड़ा उस टेलर को मिल जाता है और साथ ही वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ था और नाम था बेनेट रिबेलो। अब पुलिस को ये पता चल गया था कि जिस व्यक्ति ने ये शर्ट सिलवाई थी उसका नाम बेलो रिबेलो था, लेकिन वहाँ से पुलिस को सिर्फ उसका नाम ही पता चला क्योंकि उस टेलर ने ना तो उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर लिखा था और ना ही पता। इसलिए यहाँ से पुलिस के सामने एक और चैलेंज बढ़ जाता है और सिर्फ एक नाम के सहारे उस व्यक्ति को इतने बड़े मुंबई शहर में कैसे ढूंढा जाए। अब पुलिस को उस टेलर की शॉप पर खड़े रहने से तो कुछ फ़ायदा था नहीं, लेकिन वहाँ से सिर्फ नाम तो मिल ही गया था लेकिन उसका एड्रेस मिला नहीं। और इसके बाद क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपना कोई अकाउंट बनाया हो और अपनी फ़ोटो लगाई हो, और यही सोचकर क्राइम ब्रांच वाले सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उनमें से वो व्यक्ति कौन हो सकता है, पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि सिर्फ उसका नाम ही पता था। इसके अलावा पुलिस वालों के पास कोई रिकॉर्ड था नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तलाश जारी रखती है। फिर एक एक करके उन सभी की प्रोफाइल को चेक किया जाता है। उन सभी की प्रोफाइल जांच शुरू होती है, आखिरकार उन्होंने किस तरह की फ़ोटो अपलोड की है। पुलिस उन सभी के डेटा को अच्छे से चेक करती है ताकि उन्हें कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे ये पता चल सके कि वो जिसको तलाश कर रहे हैं वो व्यक्ति उन्हीं में से कोई एक है। लेकिन दोस्तों, ये काम इतना आसान नहीं था जितना कि हम सबको सुनने में लग रहा हो। इस काम के लिए अलग से एक टीम बनाई गई और इस नाम से जितनी भी प्रोफाइल थी उन सभी को अच्छे से जांच किया गया। इसलिए पूरी मेहनत और लगन से जांच हो रही थी और आखिरकार पुलिस की ये मेहनत रंग लाई और उन्हें एक ऐसा प्रोफाइल मिल जाता है जिसके ऊपर उन्हें पूरा विश्वास था कि हो ना हो ये वही व्यक्ति है जिसकी कि उनको तलाश है, क्योंकि जिस तरह का हाथ उन्हें उस सूटकेस के अंदर मिला था सेम उसी तरह या उससे मिलता जुलता हाथ उन्हें उस प्रोफाइल पेज में दिखता है। यानी कि उस व्यक्ति का हाथ वैसा ही लग रहा था। इतना ही नहीं, जब उस व्यक्ति की प्रोफाइल को अच्छे से देखा गया तो पुलिस को एक ऐसी फ़ोटो भी मिल जाती है जिसमें उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो कपड़े समुद्र के किनारे पर पड़े उस सूटकेस में मिले थे। और इससे ये कंफर्म हो गया था कि पुलिस जिसको तलाश कर रही है ये व्यक्ति वही है। थोड़ी और जांच पड़ताल करने पे पता चलता है कि वो एक म्यूजिशियन है जो कि गिटार पियानो बजाकर अपनी जीविका चलाते हैं। और उनकी प्रोफाइल को और अच्छे से देखने पर एक और आईडी मिलती है जिसकी फ़ोटो खींचकर उसने अपनी प्रोफाइल पर अपलोड कर रखी थी और उसी दूसरी आईडी के अंदर उसकी पूरी डिटेल भी दी गई थी। यानी उसके घर के एड्रेस से लेकर उसका फ़ोन नंबर तक सब कुछ पुलिस को मिल जाता है। जब पुलिस उस नंबर पे कॉल करती है लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था और इसलिए अब पुलिस बिना देरी के उस आईडी में दिए गए एड्रेस पर चली जाती है। लेकिन जिस घर का पता उन्हें इतनी मेहनत करने के बाद मिला उस घर पर तो ताला लगा हुआ था और ये देखकर पुलिस वालों को फिर से निराश होना पड़ता है। और इसके बाद पुलिस वाले उनके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं कि आखिर इस घर में रहने वाले लोग कहाँ चले गए, और साथ ही पुलिस वालों ने ये भी पूछते हैं कि हो सकता है कि आप दोनों अब कहीं और चले गए हों। पड़ोसी कहते हैं कि इससे आगे की जानकारी हमें नहीं है। लेकिन बेटी के बारे में सुनते ही पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ। उन्हें लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि बाप के साथ साथ बेटी का भी यही हाल किया गया हो और उसकी लाश को भी इसी तरीके से कहीं और फेंक दिया गया हो। यानी कि ये मामला अब और भी ज़्यादा उलझता जा रहा था। अभी तो सिर्फ सवाल पे सवाल ही थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। इसके बाद पुलिस वालों ने
ताला तोड़कर उस घर की जांच करना ही सही समझा और फिर ताला तोड़कर पुलिस वाले घर के अंदर चले गए। इसके बाद अच्छे तरीके से घर की छानबीन की गई और छानबीन के दौरान पुलिस को एक नोटबुक मिलती है जिस पर लिखा था, आई एम अ बैड गर्ल। जिसने मुझे पनाह दी, मेरी परवरिश की, मैंने उसी को ख़त्म कर दिया। डैड, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, आई एम अ बैड गर्ल। और इन लिखी हुई लाइनों में उन पुलिस वालों को एक बहुत बड़ा मैसेज मिल गया। जहां एक तरफ तो क्राइम ब्रांच वाले ये सोच रहे थे कि शायद बेनेट रिबेलो की बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो उसके पिता के साथ हुआ है, लेकिन उस नोटबुक में लिखी ये लाइनें पढ़कर साफ पता चल गया कि आराध्या बेनेट रिबेलो की अपनी बेटी नहीं है, क्योंकि अगर वो उनकी अपनी बेटी होती तो उस मैसेज में ये लाइन कभी ना लिखती कि जिसने मेरी परवरिश की और जिन्होंने मुझे पनाह दी, मैंने उन्हीं को ख़त्म कर दिया। और अब इससे तो साफ हो चुका था कि मारने वाला कौन है और मारने वाला कौन है, यानी कि बेनेट रिबेलो की गोद ली हुई बेटी ने ही उसके साथ ये दरिंदगी की थी। लेकिन अब ये जानना बहुत ज़रूरी था कि आखिर आराध्या ने ये सब क्यों किया, क्योंकि अभी तक तो आराध्या पकड़ी नहीं गई थी। इसके बाद पुलिस को आराध्या का नंबर भी उसके घर से मिल जाता है और जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो वो नंबर बंद आ रहा था। लेकिन जब कुछ समय के लिए नंबर ऑन हुआ तो उस नंबर की लोकेशन घाटकोपर में दिखाई दी। इसके बाद पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है और उन्हें आराध्या पाटिल वहीं मिल जाती है। पुलिस वालों को देखकर आराध्या पाटिल थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है और पुलिस वाले जब ये सवाल करते हैं कि तुम अपने घर को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे पिता बेनेट रिबेलो कहाँ हैं, तो आराध्या कहती है कि मेरे पिता म्यूजिक के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ रह रही हूँ। लेकिन जब पुलिस वालों ने आराध्या को नोटबुक दिखाई जिसमें उसने आई एम अ बैड गर्ल लिखा था, उसे देखते ही बेनेट रिबेलो की बेटी यानी कि आराध्या समझ जाती है कि पुलिस वालों को सारी सच्चाई का पता चल चुका है और अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, और इसलिए वो खुद ही स्वीकार कर लेती है कि मैंने ही अपने पिता को मारा है और उसकी लाश को मैंने अलग अलग सूटकेस में डालकर समुद्र में फेंक दिया है। आराध्या पाटिल बताती है कि उसके पिता यानी कि बेनेट रिबेलो ने उसको गोद लिया था, उसकी परवरिश भी की थी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद एक दिन आराध्या की मुलाकात एक लड़के से होती है। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। हालांकि उस लड़के की उम्र उस समय सिर्फ 16 साल थी और आराध्या उससे कई साल बड़ी थी। खैर, उन दोनों में बात होना शुरू होती है और फिर एक दिन आराध्या उसी प्रेमी से कहती है कि उसके पिता ने भले ही उसे गोद लिया है, लेकिन वो उसका शोषण करते हैं, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और जिससे वो बहुत परेशान हो चुकी है। ये बातें सुनकर आराध्या का 16 साल का प्रेमी गुस्से से पागल हो जाता है और वो आराध्या से कहता है कि तुम ये सब कैसे सह सकती हो, उसने तुम्हें बेटी बनाकर गोद लिया था, फिर वो ये सब कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ, और तुम्हारे पिता को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसके बाद 23 नवंबर 2019 को वो दोनों मिलकर पहली बार बेनेट रिबेलो को ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होते। और फिर 26 नवंबर को जब बेनेट रिबेलो घर पे मौजूद नहीं था, उस समय आराध्या का बॉयफ्रेंड उसके घर पहुंचा और दोनों इसी बारे में बातें कर रहे थे, और जिसकी वजह से आराध्या पाटिल को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसके पिता ने उसके साथ ऐसा घिनौना काम क्यों किया। जैसे ही उसके पिता बेनेट रिबेलो घर आते हैं तो आराध्या अपने पिता से झगड़ने लगती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने एक अच्छे पिता की तरह मेरी परवरिश क्यों नहीं की। ये बातें सुनकर बेनेट रिबेलो अपना गिटार उठाता है और आराध्या के प्रेमी को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि बेनेट रिबेलो समझ गया था कि इसी लड़के ने आराध्या को भड़काया है, क्योंकि उस दिन से पहले तो आराध्या कभी इस बारे में कोई सवाल नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही रिबेलो उस लड़के को मारने के लिए दौड़ता है तो पीछे से उसकी बेटी आराध्या उसके सर पर जोर से डंडा मारती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही आराध्या उससे डंडे से खूब पीटती है, जिसकी वजह से बेनेट रिबेलो अपना होश खो बैठता है
और फिर आराध्या पाटिल जल्दी से घर में रखी हुई कीटनाशक वाली स्प्रे की पूरी बोतल उसके मुंह पर डाल देती है। हालांकि उस समय भी बेर्नार्ड टिबेलो जिंदा था, लेकिन उसके बाद उसे चाकुओं से गोदकर उसे ख़त्म कर दिया जाता है। फिर वो दोनों उसे घसीटकर बाथरूम ले जाते हैं और उसे बाथरूम में डालकर बेर्नार्ड टिबेलो की लाश वहीं पर पड़ी रहती है। अगले दिन दोनों बाज़ार जाते हैं, वहाँ से दोनों चाकू सूटकेस खरीदते हैं और फिर बेर्नार्ड टिबेलो की लाश को चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। लेकिन जब चाकू से नहीं कट रखा था तो बार बार उस चाकू को गर्म करके काटा जा रहा था और उसने ये भी बताया कि उन्होंने उसकी हड्डियों को हथौड़े से तोड़ा था और फिर सूटकेस में भरकर वहाँ की मीठी नदी में फेंक दिया। फिर नदी से होकर वो बैग समुद्र में आ गया और समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ वो सूटकेस मुंबई के महिम बीच के किनारे पहुँच गया। अगर उस सूटकेस के अंदर उन कपड़ों को नहीं डाला जाता तो शायद बेर्नार्ड टिबेलो की हत्या का ये राज कभी नहीं खुलता। क्योंकि आराध्या के प्रेमी की उम्र सिर्फ 16 साल ही थी, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा जा सकता था, तो उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया और जबकि आराध्या बालिग हो चुकी थी, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इस केस की गुत्थी को सुलझाने में मुंबई पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए कम है और इससे पता चलता है कि अगर पुलिस ठान ले और पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे तो अपराधी कैसा भी हो, कितना भी शातिर हो, कहीं भी छुपा हो, उसे ज़रूर ढूंढ लेगी और उसे कड़ी से कड़ी भी सज़ा मिल सकती है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, सतर्क करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।